हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 4th है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चन होने शुरू हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें बता सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ वाटर। यानी अब हमें उस 40 लीटर दूध में से 4 लीटर निकाल के 4 लीटर पानी डाल दिया। द प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। अब हमने इस प्रोसेस को 2 बार किया, यानी पहले 4 लीटर दूध निकाला, उसमें फिर 4 लीटर पानी डाला। अब उसमें वो फिर से 40 लीटर का हो गया। अब उसमें फिर से 4 लीटर वो दूध निकाला और 4 लीटर पानी और डाल दिया। ऐसे हमने उस प्रोसेस को 3 बार किया। ठीक है, इसका एक तरीका होता है, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम x बोलेंगे, और नंबर ऑफ टाइम्स, जिसे हम n बोलेंगे, और p है हमारी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अदर मिक्सचर। ठीक है, और हम इसे लिखेंगे कैसे, x 1 माइनस में p अपॉन में x अपॉन में n। ये है हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। x 1 माइनस में p अपॉन में x अपॉन में n 40, जो कि हमारी अमाउंट है। ठीक है, 1 माइनस कितना निकाला हमने, 4 निकाला। कितने में से निकाला, 40 में से निकाला। कितने बार निकाला, 3 बार निकाला। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे और हमारा ये आंसर आएगा। 4 को इससे काटेंगे तो आएगा 40 1 माइनस 1/10 की पावर क्यूब। एलसीएम लेने के बाद 10 माइनस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 40। 40 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10। और इसे सोल्व करेंगे, आएगा हमारा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 अपॉन में 100। हम इस 4 को और इस 10 को 2 से नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट 0 से पॉइंट में कर देंगे, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अगर मैं इस 4 को काट दूं और यहाँ पे 5 और 5 आ जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्ट जो है 10 को नीचे रखेंगे। कोशिश करिएगा कि आपका जो नीचे अगर 0 है तो उस 0 को वैसे ही मेंटेन रखें, आंसर आने में हमारा काफी हेल्प होगी। आंसर होगा हमारा 29.16 लीटर। वो इसलिए आया क्योंकि 81 मल्टीप्लाई 36 होता 2916 अपॉन में 100। 2 0 से डायरेक्ट लग के हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम कीजिए, आप एक छोटी सी नोटबुक या छोटी सी डायरी रखिए, जिसमें जो हम फॉर्मूले बीच बीच में कर रहे हैं उसको आप लिखते या नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28% ऑफ 450, यानी 450 का 28% प्लस 45% ऑफ 280, यानी 45% 280 का। उसे लिखने का हम ऐसे ट्राई करेंगे। 28 परसेंटेज हट के आएगा 100 ऑफ 450 प्लस में 45 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 280। एक तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 कटा, 5 2 जा 5 9 जा 2
14 आया हमारा 9 मल्टीप्लाई 14। इसे सोल्व करें 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 14 ज़ा आएगा हमारा प्लस में 14 इंटू 9। अब 9 इंटू 14 और 49 ज़ा 49 ज़ा हमारा होता है 126 प्लस में 126 ऐड करेंगे 12 कैरी 1 4 5 और 252 हमारा आंसर होगा। ये शॉर्ट कैलकुलेशन थी या इजी कैलकुलेशन थी तो हमने इसे कट करके कर लिया। इसकी जगह आप इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हो, जैसे कि 28 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 100 प्लस में 28 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 100। तो इसमें आप या तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर सकते थे 28 मल्टीप्लाई 450 अपॉन में 100, जिससे भी हमारे ये सोल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरफेल्ड बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700। आरफेल्ड ने एक 4700 रुपए का एक स्कूटर खरीदा, उस पे उसने 800 रुपए और लगाए रिपेयरिंग के, तो टोटल उसको कितने का पड़ा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस उसको कितने की पड़ी 4700 प्लस में तो आएगा हमारा 5500, यानी उसको उसकी जो उसने खरीदा या उसका टोटल पड़ा वो पड़ा 5500। एंड सेल द स्कूटर फॉर 5000, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है बना हमारा 5800। गेन परसेंट यानी प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एसपी माइनस में सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करने के लिए ऐड करें, प्रॉफिट आएगा हमारा 300 क्योंकि 5800 माइनस में 5500 आएगा हमारा 300। ठीक है 300। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5500 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है 20 से 20 कटी 5 11 ज़ा 5 20 ज़ा 23 ज़ा 60 बाय 11 परसेंटेज हमारा आंसर होगा। गेन परसेंटेज हमारा है 60 अपॉन में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टेशनरी शॉप इज ऑफरिंग ए सेट ऑफ स्टेशनरी फॉर ₹352 विच इज 12% डिस्काउंट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। यानी अगर किसी चीज का 100 रुपए है, डिस्काउंट करने के बाद वो 88 क्योंकि 12% का डिस्काउंट है। ठीक है यानी उसकी कीमत ये है कि जो 88% है वो हमें 352 का है। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं भाई 88% की 352 है तो 1% की होगी हमारी 352 अपॉन में 88, तो 100% की होगी हमारी 352 अपॉन में 88 इंटू में 100। इसे सोल्व करेंगे 11 8 जा 11 3 जा और 2 जा 8 4 जा, यानी 100% हमारा पड़ेगा इसका 400 का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाहता है। ठीक है उसके बाद ही इसमें आप अपने तरीके से या फिर बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश टुक ए लोन ऑफ 9% per annum simple interest invested in a project where he got a return of 13%. At the end of 3 years he made a profit of 15,000। यानी राजेश ने पहले 9% पे कुछ प्रिंसिपल उठाया, उस पैसे को उसने 13% पे कुछ उसी प्रिंसिपल 13% पे लगा दिया, तो जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट पे वो ज्यादा आएगा और 9 पे ब्याज कम लगेगा। तो क्या करेगा वो इस ब्याज में से और उसकी राशि वापस कर देगा, जो उसका बचा हुआ ब्याज होगा वो उसका इनकम
होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है राजेश टू के लोन एट 9%, यानी पी पे उसने 9% का उठाया 5 साल के लिए। ठीक है, और पी पे उसने उठाया लोन 13% पे 5 साल के लिए। ठीक है, और माइनस करेंगे 9% 5 साल के लिए, तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 15,000 का प्रॉफिट कमाया। कुछ नहीं करना, जो कॉमन टर्म है उसको ब्रैकेट में ले लेना है या ब्रैकेट से बाहर लेना है। जैसे 5/100 मल्टीप्लाई बाय पी को हमने बाहर लिया, 13/9 इज इक्वल टू 13 - 9 होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई 5 पी अपॉन में 100 इज इक्वल टू 15। 520 जा 4 5 जा, अब ये 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 15 5 जा 75। ध्यान रखिएगा, इनको अलग से सॉल्व करने मत बैठिएगा, जो कॉमन है उसको बाहर करके आराम से सॉल्यूशन निकालो और आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधांशु इन्वेस्टेड ₹15,000 at interest 10% per annum for 1 year. If the interest is compounded every 6 months, what amount will Sudhanshu get at the end of year? ध्यान रखिएगा, कंपाउंडेड एवरी 6th मंथ, यानी हर छठे महीने में वो एक ब्याज देगा। जब किस्त बढ़ जाती है, जैसे अगर पर ईयर है तो रेट वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 6th मंथ का है तो रेट आधा हो जाता है, और अगर 4 मंथ का है तो रेट 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, और अगर 3 मंथ का है तो रेट 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर मान लो रेट है हमारा 10% मान लेते हैं, तो 100% मान लेते हैं, तो अगर 6 महीने में वो 2 किस्त देगा, है ना, तो जब हम 6 महीने पहली किस्त निकालेंगे या 6 महीने की किस्त निकालेंगे तो उसमें हम रेट जो है वो 100 मान के नहीं चलेंगे, हम उसमें रेट 50 मान के चलेंगे। और वहीं अगर वो 4 महीने की किस्त बनाता है तो हम रेट 100/3 मान के चलेंगे, और अगर वो 3 महीने की एक किस्त बनाता है तो हम उसे 100/4 यानी 25% किस्त मान के चलेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। Sudhanshu invested ₹15,000 and interest 10% per annum for 1 year, यानी 2 किस्त बनी, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 अपॉन में n। किस्त बनी हमारी 2, तो n की वैल्यू 2 प्लस 10% था, 10% था 6th मंथ यानी हाफ हो जाएगा, तो 5% अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट हमें निकाल देना है, तो ये हो जाएगा इसे सोल्व करने के बाद 15,105 अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब या तो हम इसे 105 को और 100 को 21 और 20 में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम 0 से 0 आसानी से काट सकते हैं, और 5 का मल्टीपल है तो हमें यहाँ ज्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख के 2 0 1 0 से ये 0 बचा हमारा 15 105 अपॉन में 10। अब 105 और 105 का मल्टीपल हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 105 5 5 5 5 5
105, 52011 और 11025 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 11025 को 11025 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 जा 25 का कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 11025, 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 5 6 1। आंसर आया हमारा 165375, 165375 अपॉन में 10। 10 हटा के यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और देखेंगे 1653.7.5 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, यानी ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में करता है। बी टेक 12 days, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। सी टेक एज लॉन्ग एज ए प्लस बी वुड टेक टुगेदर, यानी सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर का काम टाइम लेता है। जैसे अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें 6 + 12 का तो आएगा 12। बी 1 यूनिट काम करेगा, ए 2 यूनिट काम करेगा और टोटल काम होगा 3 यूनिट। तो सी कितना यूनिट काम करेगा? 4। ठीक है, हाउ विल इट लॉन्ग टेक बी एंड सी, यानी हमें निकालना है बी प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क। बी कितना लेता है? 1। सी कितना लेता है? 1, 3 और टोटल आएगा 3 days, यानी बी और सी 3 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार गोज 20 मीटर इन ए सेकेंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर आवर, यानी हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना है। डिस्टेंस हमारा 20 मीटर, टाइम हमारा 1 सेकेंड, और जब हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम या तो 1000 से डिवाइड और 3600 से मल्टीप्लाई या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्व करते हैं 36 into 2 72, आंसर होगा हमारा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सुनील रोज एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 किलोमीटर, देन सुनील रेट अलोंग विद द करंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर सुनील 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है स्टिल वाटर में, यानी शांत पानी में, तो वो उसकी खुद की स्पीड होगी। एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट, यानी जो प्रभाव बह रहा है वो 3.5 किलोमीटर से बह रहा है। देन सुनील रेट अलोंग द करंट, यानी वो करंट के साथ अगर जाएगा तो उसका कितना होगा? अगर वो करंट के साथ जाएगा तो सुनील की स्पीड और जो करंट की स्पीड है ऐड होगी, यही हमें निकालना है। देन द रेट अलोंग द करंट इज, यानी 5 प्लस में 3.5 आएगा हमारा 8.5। ठीक है, इतना ही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लेंथ देख के या क्वेश्चन को करंट या क्वेश्चन को करंट या अंगेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सब्र करके एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी एपी का क्वेश्चन है। ए है इसमें 12, डी है इसमें 15 - 12 3 और लास्ट टर्म है इसमें 99। सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या था? सम n इज इक्वल टू n/2 a प्लस में l,
और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी हो तो n/2 2a प्लस में n-1 और d, ये फॉर्मूला यूज होगा। पर हमें इसमें n नहीं पता, n क्या यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं। तो n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। लास्ट टर्म क्या हमारी 99, a क्या है हमारा 12 प्लस में n-1 और d क्या हमारा 3। 99 में से 12 गए 7 और 87 इज इक्वल टू n-1 3 इज इक्वल टू n-1 3। 3 यहाँ आया और 3 2 6 3 9 इज इक्वल टू n-1। 29 प्लस में 1 इज इक्वल टू 30, यानी n की वैल्यू आई हमारी 30। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 30/2, a क्या था हमारा 12 प्लस में 99, इसे ऐड करेंगे 9 10 11 गए 112 मल्टीप्लाई 30/2 15, यानी 15 मल्टीप्लाई 111। सोल्व करेंगे 111 15 5 5 5 111 5 6 6 1, यानी 1665 हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूलों को भूलिएगा मत, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत परेशानी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ये पता करना है इफ 14x² प्लस में 13x माइनस में 15 क्या वो 7x-4 को रिमाइंडर करता है या फिर कंप्लीट डिवाइड करता है। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करने का करेंगे, जैसे 7x-4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमें ये मैच करना होता है, ठीक है। जैसे 14x² है और 7x है, 7x में हमेशा क्या मल्टीप्लाई करें जो वो 14x² बन जाए। अगर हम इसमें 2x मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा 14x², और यही हमें करना है जिससे कि हमारी एक एक करके ये टर्म कटती चली जाए। जैसे 2x को अगर मैं बोलूं तो आ जाएगा 14x² और 2x को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा माइनस का 8x, साइन चेंज होगा और कट जाएगा। 13 प्लस 8 कितना होगा 21x, और ये वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। अब 7x में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 21 बन जाए, प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, आएगा हमारा 21x माइनस में 4 3 12 माइनस प्लस कट गया, -15 में से +12 गया तो आएगा हमारा -3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आए हैं, ठीक है। ये भले ही आपको बहुत इजी लग रहा होगा पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए हमने ये इस सीरीज में डाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करनी है का स्क्वायर। -1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर आएगा हमारा, 2 का होल स्क्वायर और 4, बस। बाकी एक बार इस फॉर्मूले पे ध्यान दे लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, और अगर माइनस आ जाए तो आता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab, और अगर a² माइनस में b² आ जाए तो आएगा हमारा a प्लस b a माइनस में b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस में by इज इक्वल टू 6 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अब या तो आप x और y की वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन को सोल्व करो, या आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इक्वेशन हमें क्या क्या दे रखी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में by इज इक्वल टू 6, यानी अगर और
ए और बी, माइनस ए और माइनस बी की वैल्यू हमें पूछ रखी है, यानी बी की वैल्यू पूछ रखी है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे उतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू में 6, यानी 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ हमें साफ पता चल रहा है b की वैल्यू -4 है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को सिरे से शुरू करने का या कैलकुलेटिव बनाने का। कई बार क्वेश्चन हम ध्यान से भी पढ़ के उसे आंसर में ला सकते हैं। अगर आप यहाँ x और y की वैल्यू निकालने लग जाते, मोटा माटा आपके 2 से 3 मिनट पेपर में खराब होने ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 vertices of a parallelogram are 1, 3, 2, 0, 5, 1. Its 4 vertices is। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें मिड टर्म लगती है। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये एक लाइन है, ये है x, y पॉइंट, ये है a, b पॉइंट। इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, x प्लस a बाई 2, y प्लस में b बाई 2, ये पॉइंट आ जाएंगे इसके, यानी x प्लस a बाई 2 और y, b बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्या बोला गया? एक पैरेललोग्राम है, यानी ऐसा एक पैरेललोग्राम है, उसका एक पॉइंट है 1, 3, उसका दूसरा पॉइंट है 2, 0, उसका तीसरा पॉइंट है 5, 1। ये हमें निकालना है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड में कट करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों का मिड निकाल दूं, यानी लाइन 1 और 3 और 5 और 1, तो हमें पॉइंट O मिल जाएगा। ठीक है, यानी 5 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 आएगा हमारा 6 बाई 2, 4 बाई 2, जो कि होगा 3 बाई 2, यानी ये बन जाएगा हमारा 3, 2। अब देखिए, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्योंकि मिड में कट कर रहा है। यानी अगर मैं यहाँ बोल लूँ x, y, और अगर मैं बोल लूँ जैसे x, y और 2, 0 के मिड टर्म की वैल्यू होगी क्या, यानी x प्लस में 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू होगी 2, है ना। x प्लस में इज इक्वल टू में होगी 3, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3 2 6, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आएगी हमारी 4, x की वैल्यू आई हमारी 4। ऐसे ही हम y की निकाल लेंगे, यानी y प्लस में 0 बाई 2 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई, y प्लस में 0 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4, यानी y की वैल्यू भी आ गई हमारी 4, 4। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को मिडिल में कट करते हैं, और मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का होता है। ये क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत कहिए या खूबसूरती, ट्रिग्नोमेट्री को कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को जैसे P, B और H की फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को P अपॉन B के तरीके से सोल्व करेंगे। आगे चल के अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, हम एक डिफरेंट मेथड लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का। जैसे अगर हमें इसमें दे रखा है 3 tan A इज इक्वल टू 4, tan A की वैल्यू आएगी 4 बाई 3, और tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, पाइथागोरस से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, b का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी √25 इज इक्वल टू 5, यानी हाइपोटेनस आ गया हमारा 5। अब हमें h भी पता है, p भी पता है और b भी पता है। सेक a की वैल्यू निकाल लेते हैं और कोसेक a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सेक a क्या होता है? सेक a होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, जो कि हो जाएगा 5/3। कोसेक a हमारा क्या होता है? कोसेक a होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि आ जाएगा 5/4। सारी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। जैसे 5/3 माइनस में 5/4, 5/3 माइनस में 5 प्लस में 4। अब हम 5 को कॉमन लेके 1/3 माइनस 1/4 और 1/3 प्लस में 1/4 कट कर देंगे। एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3/12, 4 प्लस 3/12, 12 से 12 भी कट हो जाएगा। 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7 और रूट का रूट। आंसर होगा हमारा 3rd। चलिए अब हम कुछ एस्टेट के क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ 10% कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 days, यानी अगर टोटल वर्क 5 है तो कितना हो चुका वर्क डन? 2 यूनिट हो चुका। बचा कितना? 3 यूनिट। Then how many person are required to complete the remaining work in 12 days? अभी यहाँ हम दो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है पर्सन इनटू डेज इनटू में एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी सेम है तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे m अपॉन में d अपॉन में वर्क, यानी हमें टोटल क्या क्या दे रखा है, इज इक्वल टू mt इंटू में d2 अपॉन में वर्क 2। अब हमारा वर्क कितना था? जैसे बचा हुआ था हमारा 2 यूनिट, बचा है 3 यूनिट। पहले कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। अब कितने दिन में होगा? 12 दिन में। कितना करना है? 3 यूनिट काम करना है। पहले कितने बंदे थे? 10%। अब कितने हैं? x। सिर्फ इतना ही करना है क्योंकि एफिशिएंसी तो सबकी सेम है। 2 यूनिट हो चुका, 3 यूनिट बचा है। 10 पर्सन थे, इसमें हमें पर्सन पता करने। जैसे 2 4 8, 3 4 12, 4 से 4 कटा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, यानी 10 बंदे 12 दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल whose parameter is 32 centimeter and the in radius of the triangle is 6. If the volume of the prism is 576, then its height is। अब जो रेडियस होती है वो हमारी होती है एरिया अपॉन में सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, यानी साइड ऑफ ट्रायंगल अपॉन में 2। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? हमें इसमें रेडियस दे रखी है 6, एरिया हमें नहीं दे रखा, और सेमी पैरामीटर हमारा दे रखा है 16 क्योंकि 32 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 16, और हमारा जो एरिया हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 96। अब वॉल्यूम क्या होती है प्रिज्म की? प्रिज्म की वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट।
एरिया ऑलरेडी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में जो भी होता है, और एक और यहाँ पे आ जाती है यूनिट, तो क्यूब में चला जाता है और वॉल्यूम हमारी आ जाती है। जैसे 576 इज इक्वल टू 96 इज इक्वल टू h। हाइट हमें निकालनी है, और हाइट क्या है हमारी 576 अपॉन में 96, जो कि आएगी हमारी 6। तो आंसर होगा हमारा 6। फॉर्मूले याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इन रेडियस और सेमी पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 27, देन द नंबर ऑफ द साइड्स इज। डायगोनल्स है हमारे 27 और n होगा हमारा नंबर ऑफ साइड्स, जो कि हमें निकालना है। फॉर्मूला की ये कहता है n-3/2 27। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, जब डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स का बात आए तो n-3 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं n-3, 27 टू द 54 आएगा हमारा n स्क्वायर माइनस में 3n माइनस में 54 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने कल बात किया था, या तो आप इसे फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें या इसे स्प्लिट से। जैसे कि या तो आप इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस b अपॉन में 2a का फॉर्मूला लगा लें, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। या आप इसी को ही तोड़ लें, जैसे n स्क्वायर माइनस में 9n प्लस में 6n माइनस में 54। n को मान लेंगे n माइनस 9 प्लस में 6 को मान लेंगे तो n माइनस 9, वैल्यू बनेगी हमारी n माइनस 9 और n प्लस में 6। n की वैल्यू आएगी -6 और 9। आंसर हमारा होगा पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं ले सकते, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आंसर हमारा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू alloys A and B, the ratio of copper and zinc is 5:2 and 3:4। यानी दो अलॉय हैं, एक अलॉय A है एक B है, ठीक है। एक में कॉपर रेशियो जिंक, दूसरे में कॉपर रेशियो जिंक, जो कि है 5:2, 3:4 respectively। 7 kg of alloy A and 21 kg of alloy B are mixed together to form a new alloy। यानी A को टोटल 7 है, B को टोटल 21 है। are mixed together to form a new alloy यानी बनेगा C, जो कि होगा कॉपर और जिंक। What will be the ratio of copper and zinc in the new alloy? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन या तो आप इसको जैसे 5/2 x प्लस में 5/7x प्लस में 3/7 y करके x और y वैल्यू निकाल के आप कॉपर की साथ या वैल्यू रेशियो निकाल सकते हो। यहाँ आपको थोड़ा अटेंटिव होने की जरूरत है। अटेंटिव कैसे? जैसे A जो है वो 7 kg का है और B जो है 21 kg का है और टोटल है 3 और 4। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12 रेशियो 3 3 9, टोटल कितने का आएगा 21। यानी 9 किलो कॉपर है, 12 किलो जिंक है। इसमें 5 kg कॉपर है और 2 kg जिंक है। सेम ऐड कर देते हैं, जैसे 9 तो कॉपर था और 5 रेशियो, और यहाँ पे 2 किलो जमा 12 किलो आएगा 14:14 और हमारा 1:1 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा अटेंटिव रहिए और देखिए कि 5:2 यानी 5 + 2 7 है, 21 दे रखा है, 3:4 7 का मल्टीपल यानी 7 आता है और 21 में दे रखा है। क्यों ना हम उनके एक्चुअल वेट ही ले लें और उसे सोल्व करके
अपने क्वेश्चन को आसान कर लें, वरना आप इसमें कैलकुलेटिव करते रहिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ 7 कोसेकेंट थीटा माइनस में 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7 व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू। अगर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है यानी सारे पॉजिटिव में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं हमारे साइन कोस टैन जितने भी सब पॉजिटिव होते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम पी और जैसे पी बी और एच की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही आइडेंटिटी दी है। क्वेश्चन हम और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कोट को आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको भी रख के सोल्व कर सकते हैं। पर यहाँ हम जैसे 7 कोसेकेंट थीटा माइनस में 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7, और कोसेकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर माइनस में 3 बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7। ये कैसे पता चलता है? जैसे एक टर्म है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें क्या होता है? साइन कोस टेन कोसिक सेक कोट, यानी साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी p बाई बी, सीकेंड की वैल्यू होगी वो होगी हमारी h बाई बी, यानी यहाँ से और इनसे यहाँ से शुरू होंगे। ऐसे ही कोसीकेंड की वैल्यू h बाई बी और कोट थीटा की वैल्यू p अपॉन बी। सॉल्व करेंगे 7p माइनस में 3b अपॉन में p इज इक्वल टू 7, p को उस तरफ ले जाएंगे 7p 7h 7h माइनस में 3b इज इक्वल टू 7p। अब ये देखिए 7 और 7 कॉमन है, तो हम इस b को वहां लेके आएंगे, तो 7 ब्रैकेट h माइनस में p इज इक्वल टू 3b। यहाँ ये आइडेंटिटी या ये इक्वेशन हमारी बनी। अब h माइनस p को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे पाइथागोरस थ्योरम में चलें, एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर मैं p को इस तरफ ले आऊँ तो हमारा बना एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग के एच माइनस पी एच प्लस में पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और h माइनस पी की वैल्यू निकालने के लिए हम याद कर सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन में h प्लस में p, वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, जैसे 7 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन में h प्लस में p इज इक्वल टू में 3b, p से b कटा। इसके बाद b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? यानी अगर हम बोल रहे हैं b की वैल्यू हम इसमें और क्या क्या रख सकते हैं? जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर था, तो क्या हम b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर या h माइनस पी एच प्लस पी रख सकते हैं अंडर रूट में? वहीं इस क्वेश्चन में हमारी आया है 7 मल्टीप्लाई बी अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बी अपॉन में h प्लस पी इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू अगर हम पुट करें h माइनस में p मल्टीप्लाई h प्लस में p अपॉन में h प्लस में p, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3। अगर हम इस पे और इस पे काटे तो यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा और आएगा हमारा h माइनस पी अपॉन में h प्लस में p अंडर रूट इज इक्वल टू 3/7, क्योंकि इस 7 को यहाँ नीचे ले जाएंगे।
स्क्वायर वहाँ जाके हो जाएगा, अंडर रूट होके यहाँ आ जाएगा हमारा स्क्वायर में, और आएगा हमारा h माइनस पी अपॉन में h प्लस में p इज इक्वल टू 9/49। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 49h माइनस में 49p इज इक्वल टू में 9h प्लस में 9p। h को वहां ले जाएंगे, p को यहाँ लेके आएंगे, और हमारा बनेगा 40h इज इक्वल टू में 58p। h और p की वैल्यू हमारी 58 अपॉन में 40 यानी 29 अपॉन में 20 आ जाएगी। पाइथागोरस लगा के हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कि आएगी हमारी 21। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा, यानी 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसिकेंट थीटा, ये हमसे पूछा गया है। और कोट थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस में 3 हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा है 21, परपेंडिकुलर है 20, माइनस में 3 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस हमारा 29 और 20। सॉल्व करेंगे, 147 अपॉन में 20 आएगा, 29 मल्टीप्लाई 3 आएगा हमारा 87/20, और माइनस करने के बाद आएगा 60/20, जो कि कट के हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन काफी लंबा था, काफी कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आप इसे 1 से या 2 या 3 बार भी देखते हैं, आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं था, p और b और h की वैल्यू में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।